भारत और विश्व का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। नमस्कार साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंदर जुलाई 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जुलाई 2021 से संबंधित जो करंट अफेयर्स है इसका मैं आज आपको पार्ट फर्स्ट बता रहा हूँ। अपन ऐसे 5 या 6 पार्ट पढ़ेंगे जिससे जुलाई माह का जो करंट अफेयर्स है, ये भारत और विश्व से संबंधित करंट अफेयर्स है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज वो है, हाल ही में इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड यानी IOCL ने किस स्थान पर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन आपको पता है IOCL का है, IOCL, और क्वेश्चन आपका है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं IOCL की। याद रखना, ये IOCL जो है ये भारत की एक महारत्न कंपनी है, और हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का मतलब आप इसको यूं समझ लेना, जो ये हाइड्रोजन प्लांट और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसका मतलब है आप एक ही शब्द समझ लो, यानी स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने का प्लांट। स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने का जो प्लांट है वो यहाँ स्थापित किया जा रहा है, यानी तेल और गैस से संबंधित स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने का प्लांट, ये होता है हाइड्रोजन प्लांट। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो हाइड्रोजन होती है, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और आप एक क्वेश्चन आप खुद कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये IOCL द्वारा लगाया जाएगा। और बात आती है कि ये कहाँ लगाया जाता है, तो ये लगाया जाएगा आपके मथुरा के अंदर। मथुरा आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा मथुरा यूपी के अंदर देश का पहला, ध्यान रखना, ये देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ अन्य क्वेश्चन बताता हूं। जैसे अभी यहां अपन ने बात करी थी कि महारत्न कंपनी, तो ध्यान रखना, भारत के अंदर कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। भारत के अंदर वर्तमान में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। और महारत्न कंपनियों का जो कंसेप्ट है वो याद रखना 2009 के अंदर आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में वर्तमान में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं, और महारत्न कंपनियों का जो कंसेप्ट है वो 2009 के अंदर आया था। और आपको ध्यान ये रखना है कि मुख्यतः 3 प्रकार की कंपनियां हैं। एक तो होती है महारत्न, एक होती है नवरत्न, और एक होती है मिनी रत्न। इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक याद कर लो, मन्नाओ मिन्नी। ट्रिक है हमारा मन्नाओ मिन्नी। तो मे का मतलब हो जाएगा, देखो, महारत्न, नाओ का मतलब हो जाएगा नवरत्न, और मिन्नी का मतलब हो जाएगा मिनी रत्न। यहां से ध्यान दो, महारत्न कंपनियों का जो कंसेप्ट है वो आया था 2009 के अंदर। सबसे पहले जो कंसेप्ट आया था वो आया था नवरत्न कंपनियों का 1997 के अंदर। तो महारत्न कंपनियां वर्तमान में कुल कितनी है? 10। नवरत्न कंपनियां कुल कितनी है? 14। और मिनी रत्न कंपनियों का कंसेप्ट आया था 2002 के अंदर, और वर्तमान में कुल मिनी रत्न कंपनियां कितनी है?
73। और याद रखना मिनी रत्न जो कंपनियां है उसकी 2 श्रेणियां है, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों श्रेणियों के अंदर कुल आपकी 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, इसका मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया है, मन्नाओ मिन्नी, मन्नाओ मिन्नी। मे का मतलब महारत्न, नाओ का मतलब नवरत्न और मिन्नी का मतलब मिनी रत्न। तो यहां महारत्न टोटल 10 है वर्तमान में, नवरत्न 14 है और मिनी रत्न कितनी है 73। तो ये तो हुआ आपके महारत्न कंपनियों की बात। अब मैं यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं कि ये जो महारत्न कंपनियां होती है, महारत्न कंपनियों की शर्त क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनकी क्या शर्त होती है। देखो, पहली शर्त होती है कि प्रतिवर्ष औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मैं महारत्न कंपनियों की शर्त बता रहा हूं कि प्रतिवर्ष, पहली शर्त है प्रतिवर्ष औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए और प्रतिवर्ष औसत लाभ, दूसरी शर्त है औसत लाभ 5,000 करोड़ रुपए होने चाहिए और तीसरी शर्त है उस कंपनी की जो नेट संपत्ति है, नेट वर्थ है, वो 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। और ये जो 15,000 करोड़ रुपए है ना, ये ध्यान रखना पिछले 3 सालों से होनी जरूरी है। पिछले 3 सालों से उसकी जो नेट वर्थ होती है, नेट संपत्ति होती है, 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला हुआ होना चाहिए। और 5वीं शर्त है सेबी के नियमों के अनुसार भारतीय शेयर बाजार में वो कंपनी सूचीबद्ध होनी चाहिए। ये मुख्य रूप से किसी भी महारत्न कंपनी की 5 शर्तें होती है कि औसत कारोबार यानी उसका टोटल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, औसत लाभ प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए और नेट संपत्ति प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, उसको नवरत्न का दर्जा होना चाहिए और सेबी के नियमों के अनुसार वो भारतीय शेयर बाजार के अंदर सूचीबद्ध होनी चाहिए। और आगे में एक क्वेश्चन और रहेगा, उसमें बताऊंगा टोटल जो 10 महारत्न कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो आपका पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया है, मथुरा रिफाइनरी के अंदर इसने स्थापित किया है, यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष की 3 दिवसीय भारत यात्रा, यानी 3 दिवसीय वो भारत दौरे पर आए हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 76वें अध्यक्ष है, उन्होंने अभी 3 दिवसीय भारत यात्रा की है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है। चलो अपन ये प्रश्न शुरू करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संगठन, आपको पता है यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो न्यूयॉर्क है वो याद रखना हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 हो गई, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और यूएनओ के ध्यान रखना 6 प्रमुख अंग है, इसके 6 प्रमुख अंग है, जिनमें से एक उसका अंग है उसका महासभा, जो अभी अपन यहाँ इस प्रश्न में बात करते हैं, ये इसका एक अंग है। कुल इसके 6 अंग है। और याद रखना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 6 अंगों में से 5 अंगों का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो याद रखना न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर ही है। लेकिन एक इसका प्रमुख अंग है, वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो याद रखना हेग के अंदर है। हेग कहाँ पर है, हॉलैंड के अंदर, हॉलैंड कह दो या इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं नीदरलैंड।
हॉलैंड या नीदरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये तो अपन ने यूएनओ की बात कर ली, महासभा की बात कर ली। अब हमारा प्रश्न ये चल रहा है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। देखिए अभी वर्तमान में महासभा के ध्यान रखना 75वें अध्यक्ष है, अभी वर्तमान में पद पर 75वें अध्यक्ष है। तो 75वें जो अध्यक्ष है वो है वोल्कान बोजकिर। वोल्कान बोजकिर 75वें अध्यक्ष है। और अभी जुलाई के अंदर ही 76वें अध्यक्ष का चयन किया गया है। और 76वां अध्यक्ष जो है वो है आपके अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद इस वर्तमान में 76वें अध्यक्ष चुने गए हैं। तो हमारा प्रश्न है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष तो वोल्कान बोजकिर है जो 75वें अध्यक्ष है। और प्रश्न आता है 76वें कौन है, अब्दुल्ला शाहिद है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यात्रा तो देखो 76वें अध्यक्ष की है यानी डॉक्टर अब्दुल्ला शाहिद की है, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना ये जो 76वें अध्यक्ष है अब्दुल्ला शाहिद, इनका कार्यकाल सितंबर 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, खास बात यहाँ ध्यान रखना, यूएनओ की जो ये महासभा है, महासभा का जो प्रमुख होता है, महासभा का जो अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो याद रखना 1 वर्ष का होता है। यूएनओ की जो महासभा है, महासभा का जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया आपका वोल्कानो बोजकिर। यहां पे देखो 2 क्वेश्चन और आगे, एक शब्द आया एंटोनियो गुटेरेस। याद रखना ये एंटोनियो गुटेरेस कौन है, ये वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है, जो पुर्तगाल देश के हैं। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आया इसमें, देखो नागोजी ओंकोजो इवेला। ये नागोजी ओंकोजो इवेला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखना WTO की महानिदेशक है। और खास बात यह है ये WTO की प्रथम महिला महानिदेशक है। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, नागोजी ओंकोजो इवेला। और इसका संबंध किस देश से है, याद रखना इसका संबंध नीदरलैंड से है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि नागोजी नीदरलैंड नहीं, नाइजीरिया, इसका जो संबंध है वो किससे है, नाइजीरिया से है। नाइजीरिया, ये इसका संबंध है, नागोजी ओंकोजो इवेला, इसका संबंध है नाइजीरिया से। ये WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, महानिदेशक बनी है। तो ये तो देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में हो गए। टोटल 6 अंग है, 6 अंग में से 5 का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क के अंदर है। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका, एक अंग ऐसा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हेग के अंदर है। चलो अपन इसी प्रश्न से रिलेटेड कुछ आगे बातें पढ़ते हैं। जैसे देखो मैं भारत से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूं कि यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। आप सारे जानते हो यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। और विजय लक्ष्मी पंडित कहाँ की थी, भारत की थी। और विजय लक्ष्मी जो पंडित है, विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये बनी थी सितंबर 1953 से सितंबर 1954 तक। और ये यूएनओ की एकमात्र महिला अध्यक्ष है, यानी और इसकी महासभा की और भारत की भी एकमात्र है। यूएनओ की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी महासभा की वो है विजय लक्ष्मी पंडित। हाँ, अगली चीज देखो, भारत यूएनएससी का 8वीं बार सदस्य बन गया। आपको पता है यूएनओ का ही एक अंग है यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। और याद रखना यूएनएससी के टोटल सदस्य कितने हैं, 15 सदस्य हैं। इन 15 में से आपको पता है 5 तो है स्थायी सदस्य और 10 है इसके, यानी 5 तो है स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। तो स्थायी सदस्य 5 कौन कौन से हैं, इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान होनी चाहिए, फेस रूसा। देखो एफ का मतलब हो जाएगा, आप याद कर लो, फ्रांस, और ए का मतलब हो जाएगा
अमेरिका, ये एक ट्रिक है, अमेरिका, और सी का मतलब हो जाएगा चाइना, ई का मतलब हो जाएगा इंग्लैंड, और रूसा का मतलब क्या हो जाएगा, रूस। ये यूएनओ की जो यूएनएससी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य है, और स्थायी सदस्यों का तो कोई कार्यकाल है नहीं, ये तो फिक्स रहने वाले हैं। 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। और ध्यान रखना, यूएनएससी का जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इन अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। 2 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, ये खास बात है। तो ये प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य इस प्रकार से ये चेंज होते रहते हैं। तो अभी भारत जो है वो यूएनएससी का 8वीं बार सदस्य बना है, और भारत का कार्यकाल शुरू कब से हुआ है, 1 जनवरी 2021 से, और रहेगा कब तक है, दिसंबर 2022 तक। यानी इसका कार्यकाल कितना रहना है, 2 वर्ष तक रहना है। तो 8वीं बार भारत यूएनएससी का सदस्य बना है। खास बात ध्यान रखना, भारत यूएनएससी का पहली बार जो सदस्य बना था वो बना था 1950 के अंदर। और अगला जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान के अंदर यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, वो है आपके TS त्रिमूर्ति। तो ये यूएनओ से रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने कई महत्वपूर्ण चीजें बताई है। हाँ, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2021 को किस स्थान पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू हो रहा है। यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन, ओलंपिक खेलों का आयोजन, चलो मैं पहले बता देता हूं, अभी आयोजन हो रहा है टोक्यो के अंदर, और टोक्यो आपको पता है कहां है, जापान के अंदर। देखो ये खेल होने तो थे 2020 में, लेकिन कोविड के कारण हो नहीं सके, इसलिए 2021 के अंदर ये शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ देखो एक ऑप्शन दिया है रियो डी जेनेरिया, तो आपको पता है रियो डी जेनेरिया के अंदर 2016 के जो ओलंपिक खेल है वो हुए थे। पेरिस के अंदर 2024 के जो ओलंपिक खेल है वो होने हैं। लॉस एंजिल्स के अंदर 2028 के अंदर जो ओलंपिक खेल है वो होने हैं। ये 4 ऑप्शन है, ये चारों मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो वर्तमान में यानी 2021 के अंदर ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो कहाँ शुरू होगा, टोक्यो जापान के अंदर होगा। हाँ, अब मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ ओलंपिक खेलों के बारे में बता देता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी इन खेलों का मैं इतिहास बताता हूं। सबसे पहले बनी थी 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी थी, और इसी समिति ने यह सिफारिश करी थी कि भाई ओलंपिक खेलों का आयोजन होना चाहिए। और ध्यान रखना 23 जून को ही क्या मनाया जाता है, 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 जून 1894 को ही क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। हाँ, इसी समिति के गठन के यानी इसी समिति के सुझाव के आधार पर आगे जो ओलंपिक खेल है इनकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहली बार हुई थी 1896। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1896 के अंदर पहले ओलंपिक खेल हुए थे, और पहले ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, एथेंस की राजधानी ग्रीस के अंदर पहले ओलंपिक खेल हुए थे। और खास बात मैं आपको बता देता हूं, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुंवरतेन की संकल्पना के आधार पर हुआ था। कुंवरतेन व्यक्ति का नाम है, कुंवरतेन की संकल्पना के आधार पर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। और ध्यान रखना, भारत ने सबसे पहले 1900 ईस्वी के अंदर जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भाग लिया था। तो ये देखो ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में मैंने आपको जानकारी बता दी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था, 23 जून 1894 के अंदर। पहले ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे, 1896 के अंदर। चूंकि 23 जून 1894
1854 में को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, इसीलिए ध्यान रखना 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और भारत के संदर्भ में यदि अपन देखें तो भारत ने सबसे पहले 1900 ईस्वी के जो ओलंपिक खेल हुए थे उनमें भाग लिया था। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ अन्य चीजें बता देता हूं। जैसे देखो, गठन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और पहले कब हुए थे, यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था, ये बता दिया आपको। और अगला है ओलंपिक खेल जो है पियरे डी कुवरतेन की संकल्पना के आधार पर हुआ था, यह भी मैंने आपको बता दिया। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कुवरतेन की संकल्पना के आधार पर हुआ था। अब यहां पर मैं आपको भारतीय ओलंपिक समिति के बारे में बताता हूं। काफी अच्छा प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था, 1927 के अंदर। हाँ, एक चीज मैंने आपको अभी छोड़ दी है कि अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो याद रखना लुसाने के अंदर है। और लुसाने कहां पड़ता है, लुसाने भैया स्विट्जरलैंड के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहां पर है, लुसाने के अंदर। और वर्तमान में आईओसी के जो अध्यक्ष है वो कौन है, याद रखना थॉमस बोक। बड़ा अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष या इसके प्रमुख कौन है, थॉमस बोक। और इसका मुख्यालय कहां पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। हाँ, अब हम भारतीय ओलंपिक समिति की बात करते हैं। गठन हुआ था 1927 में, और इस ओलंपिक समिति का जो मुख्य काम है वो ओलंपिक और एशियाई खेलों को प्रोत्साहित करना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और भारतीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है, आपके नरेंद्र बत्रा। ये भी अच्छा प्रश्न है, नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये आपका ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? अच्छा प्रश्न है। कोविड टीका संघ सुरक्षित वन, सुरक्षित धन और सुरक्षित उद्यम अभियान की शुरुआत की है। तो ये याद रखना अर्जुन मुंडा ने किया है। और अर्जुन मुंडा आपको पता है ये किससे रिलेटेड मंत्री है? अर्जुन मुंडा वर्तमान में भारत के कौन से मंत्री है? अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री है। यानी आपको मैं बता देता हूं, अर्जुन मुंडा कौन है? केंद्रीय जनजातीय मंत्री। हाँ, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन है? वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ये हो गए। नितिन गडकरी कौन है? ये हो गए आपके सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। और राजनाथ सिंह क्या हो गए? ये हो गए वर्तमान में रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री। तो कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम एक अभियान है। इस अभियान की शुरुआत किसने की है? अर्जुन मुंडा ने की है, जो वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलात यानी मंत्री है। हाँ, अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं कोविड टीका। कोविड-19 जो है कोरोना, इसके टीका अपन भारत के संदर्भ में बात करते हैं। भारत के अंदर वर्तमान में कोविड-19 के मुख्यतः 2 टीके हैं भाई, 2 टीके लगाए जा रहे हैं। कौन कौन से? एक तो लगाया जा रहा है कोवैक्सीन, और एक लगाया जा रहा है कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन तो आपको पता होना चाहिए, ये जो टीका है ये तो बनाया था भारत बायोटेक कंपनी ने, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। और कोविशील्ड ये किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने। और सीरम इंस्टीट्यूट का मुख्यालय आपको पता है, इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। ये वर्तमान में कोविड-19 के भारत में 2 टीके के बारे में है। तो कोविड-19 टीकाकरण। अच्छा, बात करते हैं ये जो आपका अभियान है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है
कि आदिवासियों के अंदर, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आदिवासियों में जो कोविड-19 का जो टीकाकरण है, इस टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कोविड-19 के जो टीकाकरण है उनका जनजातियों के अंदर या जो आदिवासी है, आदिवासियों के अंदर टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाना। और ये जो अभियान है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि 50 लाख है आदिवासियों को या जो जनजातियां हैं, 50 लाख जनजातीय लोगों को या इससे अधिक लोगों को टीकाकरण से सुलभ करना, उनको लाभ दिलाना, उनके टीके लगवाना, ये इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यानी कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान, ये केंद्रीय जनजातीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने इसका क्या किया है, लॉन्चिंग किया है। हाँ, अपन कोविड-19 से ये जो टीका है, इसका देखो मुख्य एक उद्देश्य है कि इन्फोडेमिक जो न्यूज होती है, बहुत अच्छी बात आई है, एक शब्द आया है इन्फोडेमिक न्यूज। इन्फोडेमिक न्यूज क्या होती है? इन्फोडेमिक का मतलब होता है सही और गलत न्यूज होती है ना, वो एक साथ चलना। कहने का मतलब कोई फिक्स न्यूज नहीं होना, तो इन्फोडेमिक न्यूज को मात देना या उसकी जो गलत फहमी होती है उसको दूर करना, इसका अर्थ होता है सही और गलत सूचना का एक साथ होना ही क्या कहलाता है, इन्फोडेमिक न्यूज कहलाती है। और खास बात है, ये जो आपका अभियान है, ये जो अभियान है, इस अभियान ध्यान रखना 3J कंसेप्ट पर आधारित है। ये अभियान 3J कंसेप्ट पर आधारित है। 3J का मतलब है 3 ऐसे अक्षर जो J से शुरुआत होते हैं। कौन कौन से? एक देखो हो गया जीविका, जीवन, एक हो गया जीविका और एक हो गया जागरूकता। इसलिए ये अभियान आपका 3J कंसेप्ट पर आधारित है। हाँ, और इसका लक्ष्य मैंने आपको बता दिया है कि 50 लाख से अधिक आदिवासियों को टीकाकरण से जोड़ना। चलो, अपन ने अभी यहाँ 4 मंत्रियों की बात की है। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। हाँ, आज से पहले भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे रमेश पोखरियाल निशंक। लेकिन वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HPCL कंपनी के नए अध्यक्ष और MD नियुक्त किया है? HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष और MD बनाया गया है। याद रखना, ये जो HPCL कंपनी है, ये कंपनी भी एक महारत्न कंपनी है। और अभी मैंने आपको पीछे IOCL वाला जो प्रश्न आया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि ये महारत्न कंपनियों का जो कंसेप्ट है वो 2009 से आया था और वर्तमान में भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। तो HPCL के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है, वो बनाया गया C विजय कुमार शर्मा। C विजय कुमार शर्मा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। C विजय कुमार शर्मा को HPCL कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष और MD नियुक्त किया है। चलो, इसी प्रश्न के अंदर देखो ये 3-4 ऑप्शन और आ रखे हैं। एक ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा। ये ध्यान रखना, SBI जो है, SBI के वर्तमान में चेयरमैन है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन है। गिरीश चंद्र मुर्मू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है आपका, इसका उत्तर तो यही हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत का क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और सोमा मंडल, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। सोमा मंडल ध्यान रखना, जो एक महारत्न कंपनी है, कौन सी? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी जो चेयरमैन है, याद रखना, ये सोमा मंडल जो है ना, सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष है भाई। MD और चेयरमैन कह दो आप चाहे। सोमा मंडल सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखना, ये भी एक महारत्न कंपनी है। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष है, जो पहली महिला MD है, वो कौन है? सोमा मंडल। तो ये HPCL देखो, महारत्न कंपनियों से संबंधित अपने 2 क्वेश्चन आगे। एक तो मैंने अभी बताया था
यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है, उसने सबसे पहले आपने पढ़ा था मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या लगाया था, उसके अंदर IOCL जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगा। और दूसरा है HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, C विजय कुमार शर्मा। और इसके साथ में जो ये 2-3 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपन देखो इनसे रिलेटेड आगे बात करते हैं। जो 10 महारत्न कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है, देखो एक तो है BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, दूसरी है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और तीसरी है HPCL जो अभी आपने पढ़ी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं, C विजय कुमार शर्मा। हाँ, एक है, चौथी है CIL, 8वीं है वो है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और 9वीं है पावर ग्रिड, और 10वीं आपकी सेल के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। सेल की जो पहली महिला जो अध्यक्ष है यानी अध्यक्ष और MD है वो कौन है, सोमा मंडल। तो ये आपका जो महारत्न कंपनियां हैं जिनका टाइटल मैंने आपको बता रखा है, कब से शुरू हुआ था, 2009 से इनके टाइटल की शुरुआत हुई थी। इनकी मैंने आपको शर्तें भी बता रखी है, मुख्यतः इनकी 5 शर्तें होती है। तो ये महारत्न कंपनियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। हाँ, अब हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेरू का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। पेरू, थोड़ा सा पहले आप पेरू के बारे में देख लो। ये पेरू ध्यान रखना दक्षिणी अमेरिका का देश है पेरू, और पेरू की जो राजधानी है कैपिटल इसकी कैपिटल है लिमा। ये पेरू की खास बात है। तो पेरू दक्षिण अमेरिका का देश है, इसकी राजधानी लिमा है, और पेरू की जो मुद्रा है वो है पेरू सोल पेरू की मुद्रा है। अब हमें यहाँ प्रश्न इसने ऐसे पूछा है कि वर्तमान में पेरू के राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं। तो पेरू के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं पेड्रो कैस्टिलो। अब यहाँ देखो 3 ऑप्शन और दे रखे हैं। जैसे मान लो एक ऑप्शन दिया है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस। ये ध्यान रखना, ये पेरू के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। एक है एरियल हेनरी जो है वो याद रखना वर्तमान के अंदर हैती के नए प्रधानमंत्री है। हैती जो देश है, हैती के नए प्रधानमंत्री भी अभी बने ही है। तो ये आप ध्यान रखना कौन है, एरियल हेनरी। और बोल्सोनारो आप जानते हो, ब्राजील के जो राष्ट्रपति है वो वर्तमान में कौन है, बोल्सोनारो। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कि वर्तमान में पेरू का नया राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुआ है। तो पेरू के वर्तमान में राष्ट्रपति याद कर लो, पेड्रो कैस्टिनो। ये पेरू जो है राजधानी मैंने बता दिया लिम्बा। इसकी जो मुद्रा है वो है पेरू सोल। और खास बात ध्यान रखना, पेरू जो है वो इंका सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। इंका सभ्यता, जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता भारत पाकिस्तान की हो गई, इसके अलावा जैसे मान लो मिस्र की सभ्यता है, तो यहाँ वैसे ही ये जो इंका सभ्यता है, इंका सभ्यता का संबंध किस देश से है, पेरू से है। एक तो इंका सभ्यता, और एक पेरू के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पेरू जो है, पेरू के अंदर एक झील है टिटिकाका झील। ये झील भी पेरू के अंदर काफी प्रसिद्ध है। ये झील ध्यान रखना पेरू और बोलिसिया की सीमा पर है। पेरू और बोलिसिया की सीमा पर है कौन, टिटिकाका झील। ये झील भी काफी प्रसिद्ध है। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया कि पेरू का नया राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुआ है, पेड्रो कैस्टिनो। हाँ, इसी के बारे में जैसे देखो मैंने यहाँ आपको बता दिया है, पेरू की जो मुख्य नदियाँ हैं, एक नदी अमेजोन नदी प्लस न्यूओसोल, ये पेरू की मुख्य नदियाँ हैं। बता दिया इंका सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। टिटिकाका झील पेरू और बोलिसिया की सीमा पर है कौन है, टिटिकाका झील। ये भी आप ध्यान रखना, काफी अच्छा प्रश्न है।
टीटीकाका झील जो है ना, यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ये टीटीकाका झील जो है ना, विश्व की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है, नौगम्य झील है। यानी विश्व की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी नौगम्य झील कौन सी है? टीटीकाका झील। और टीटीकाका झील की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 3810 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ अपन झील के बारे में आगे, तो आपको यह ध्यान भी होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखो, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर मुख्यतः 5-6 देशों के अंदर है। जैसे मान लो ये रूस के अंदर है, ईरान के अंदर है, तुर्कमेनिस्तान के अंदर है, कई देशों के अंदर स्थित है। लेकिन इस झील का जो अधिकांश भाग है वो कौन से देश के अंदर है? रूस के अंदर। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? कैस्पियन सागर झील। इसके अलावा आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? यह है बैकाल झील। ये 2 क्वेश्चन याद कर लो। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील रूस और मंगोलिया के अंदर है, लेकिन वही बात है, इसका अधिकांश भाग इसका भी कहां पर है? रूस के अंदर है। तो ये आपका जुलाई करंट अफेयर्स का 6ठा क्वेश्चन हो गया। अपन चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। आपको यहां से मैं कई चीजें बता देता हूं। जैसे यहां पर एक प्रश्न आया है, किसान का मित्र। प्रश्न है, किसान का मित्र किसको कहा जाता है? ध्यान रखना, जो केंचुआ है, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो केंचुआ होता है किसान के लिए अत्यंत ही उपयोगी उर्वरक युक्त खाद का निर्माण करता है, इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। हाँ, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, पहले मैं उत्तर बता देता हूं। इसका शुभारंभ किया गया है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर, तो यहाँ अपन थोड़ी सी राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जो है वो राजस्थान के क्या है? राज्यपाल है। यह आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा यहाँ अपन बात करते हैं कि ये जो किसान ऊर्जा मित्र योजना है ये वास्तव में है क्या? देखो, इस योजना के अंदर आप मैन इसको यूं समझो, किसानों का जो बिल आता है, घर का बिल नहीं, खेती का यानी कृषि का बिल, किसानों का जो कृषि का बिल आता है, उस बिल के अंदर किसानों को सरकार द्वारा प्रति माह 1000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यानी 1 महीने के अंदर 1000 रुपए और 12 महीने के अंदर, यानी मैक्सिमम कितना अनुदान होगा? मैक्सिमम हो जाएगा 12,000 रुपए 1 साल के अंदर, यानी 12 महीने के अंदर। इसीलिए ये योजना आपकी किसान मित्र ऊर्जा योजना हो गई। इसका शुभारंभ किस राज्य के अंदर किया गया है? राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री मैंने बता दिए, और राजस्थान के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? कलराज मिश्र है। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको राजस्थान से संबंधित 1-2 महत्वपूर्ण योजनाएं और बता देता हूं। देखो, जैसे एक योजना है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना काफी महत्वपूर्ण है। ये योजना 1 मई 2021 से इस योजना से लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो बात आई चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है? ध्यान रखना, चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है। चिरंजीवी योजना है वो क्या है? ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। स्वास्थ्य बीमा योजना है और इस योजना के तहत व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा करवाया जाता है। यानी 5 लाख रुपए तक का यदि किसी भी व्यक्ति का कोई इलाज है तो चिरंजीवी योजना में पंजीकृत
चिरंजीवी योजना में पंजीकृत जो भी हॉस्पिटल्स है, जरूरी नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज तो नहीं तो फ्री होता है, लेकिन इसमें पंजीकृत जो भी हॉस्पिटल्स है उन हॉस्पिटल्स के अंदर 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो फ्री किया जाएगा, यानी उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यह है चिरंजीवी योजना, राजस्थान सरकार की काफी महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा देखो एक योजना है इंदिरा रसोई योजना, बहुत ही कम पैसों में खाने उपलब्ध कराने की योजना। इस योजना का शुभारंभ किया गया था 20 अगस्त 2020 से, इंदिरा रसोई योजना। अगली योजना राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है जनाधार योजना। देखो पीछे जो वसुंधरा राज्य की सरकार थी, वसुंधरा राज्य जी की सरकार में एक योजना थी भामाशाह योजना, भामाशाह योजना। इसी भामाशाह योजना को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसका नया नाम देकर एक योजना शुरू की गई है जनाधार योजना। तो ये जो जनाधार योजना है, ये जनाधार योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसकी खास देखो इसका जो मेन विशेषता है, 1 नंबर 1 कार्ड और 1 पहचान, 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान। और जनाधार योजना में आप इतना ही याद रखना, इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक जनाधार कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, एक जनाधार कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। और उस कार्ड में खास बात है 10 अंक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो जनाधार कार्ड उपलब्ध कराया जाता है उस कार्ड में कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। और ये प्रति परिवार के लिए क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, प्रति परिवार के लिए ये यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो ये भामाशाह योजना का ही मॉडिफाई रूप है। भामाशाह योजना में भी मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया गया था, यानी भामाशाह योजना में जो परिवार की मुखिया बनाई गई थी वो किसको बनाई गई थी, महिला को बनाई गई थी। और ये जो आपका जनाधार कार्ड योजना है, जनाधार कार्ड योजना में भी ध्यान रखना परिवार का जो मुखिया है वो महिला है, इसलिए ये योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अपन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, हाल ही में कौन नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, यह आपका क्वेश्चन है। हाल ही में कौन नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री बने, याद कर लो, शेर बहादुर देउबा, शेर बहादुर देउबा, शेर बहादुर देउबा वर्तमान में नेपाल के क्या है, प्रधानमंत्री। हाँ, अब अपन चलो थोड़ी सी बात नेपाल की करते हैं। इससे पहले देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे, केपी शर्मा ओली। और यहाँ नेपाल के अंदर वर्तमान में विद्या देवी भंडारी, देखो एक ऑप्शन आया है, ये वर्तमान में नेपाल की क्या है, राष्ट्रपति है। और एक ऑप्शन है इसमें गोटाबाया राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे क्या है, ये ध्यान रखना वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति है, श्रीलंका के राष्ट्रपति है। हाँ, ये क्वेश्चन एक आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, यह आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताओगे। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति तो कौन है, गोटाबाया राजपक्षे, और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। हाँ, तो शेर बहादुर देउबा वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। चलो अपन नेपाल के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। आपको पता है नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है, काठमांडू है। और नेपाल जो है इसमें आप एक खास बात का ध्यान रखना कि नेपाल का जो संविधान लागू हुआ था, नेपाल का जो संविधान लागू हुआ था वो याद रखना 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। ये नेपाल की एक खास बात है। और नेपाल जो है ना, मुख्य रूप से अपने को नेपाल से संबंधित 2 क्वेश्चन याद करना है। एक तो देखो, जैसे अपन बात करते हैं महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। महात्मा बुद्ध की जो जन्म स्थली है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी के अंदर। और लुम्बिनी जो है वह नेपाल के अंदर पड़ता है। और दूसरी चीज देखो, नेपाल की खास बात क्या है, नेपाल का खास क्वेश्चन है दूसरा कि माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट भी कहाँ पड़ता है? नेपाल के अंदर पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और यदि अपने इसकी आधुनिक ऊंचाई देखें, वर्तमान में इसकी थोड़ी ऊंचाई बढ़ी भी है, तो वो कितनी है? 8,848.86 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, देखें। हाँ देखो, अपन ने एक तो महात्मा बुद्ध की चर्चा करी थी कि महात्मा बुद्ध का जन्म, ध्यान रखना, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और निर्वाण हुआ था उनका 483 ईस्वी पूर्व के अंदर, यानी निधन। हाँ, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है, जन्म वो किस स्थान पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? ये याद रखना, नेपाल में कपिलवस्तु के निकट है और नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया और इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सुदोधन। और महात्मा बुद्ध की जो माता जी है महामाया, इनका ध्यान रखना, जब इनका जन्म हुआ था तो 6-7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए महात्मा बुद्ध का पालन किसने किया था? इनकी मौसी यानी महामाया की बहिन गौतमी ने इनका क्या किया था? पालन किया था। तो महात्मा बुद्ध, जिनको गौतम बुद्ध भी कहते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो इनका लालन पालन किसने किया था? गौतमी ने किया था। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, किससे रिलेटेड? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। यहाँ अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के अंदर, और लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु के निकट और वर्तमान में कहाँ पड़ता है? नेपाल के अंदर पड़ता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। अभी मैंने आपको बता दिया, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में पड़ता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। हाँ, अब यहाँ अपन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह किसने किया था? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़े थे? हाँ, माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह किसने किया था? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी 29 मई 1953 को। बहुत अच्छा प्रश्न है। 29 मई 1953 को सबसे पहले तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे नेपाल के थे और एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। ये दोनों सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोर्गे नेपाल के थे और एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। हाँ, यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। नेपाल के ही एक व्यक्ति है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा, याद रखना, अब तक कुल 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए और चढ़कर इन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यह भी अच्छा प्रश्न है, कामी रीता शेरपा। तो विश्व में सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है? कामी रीता शेरपा, जो नेपाल के हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आया शेरपा, एक क्वेश्चन आया है शेरपा क्या है? चलो अपन बात करते हैं ये शेरपा क्या है। देखो, शेरपा नेपाल के अंदर जो पहाड़ियां हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाली एक जाति का नाम है शेरपा। पहाड़ी क्षेत्र में जो नेपाल में जो जातियां निवास करती है उनमें एक जाति है शेरपा। वैसे मुख्यतः देखो, शेरपा जाति के जो लोग हैं, आपको पता है पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, और याद रखना ये पहाड़ियों पर चढ़ने हेतु उस्ताद होते हैं, यानी पहाड़ियों में चढ़ने के माहिर होते हैं। कौन है? शेरपा जाति के लोग। और यहीं पे देखो, आपको मैंने एक चीज बताई है, कामी रीता शेरपा। ये कामी रीता शेरपा भी नेपाल की है और यहाँ ये जो शेरपा है इनकी जाति का नाम है। हाँ, यहीं पे एक शब्द लिख रखा है मैंने, सागर माथा। सागर माथा बहुत अच्छा प्रश्न है। नेपाल के अंदर जो ये माउंट एवरेस्ट है,
नेपाल के अंदर जो ये माउंट एवरेस्ट है, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को याद रखना, नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन तो एक था, हमने उससे संबंधित बहुत सारी स्टैटिक चीजें भी क्लियर करी है। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये आपको बता दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति बता दिया विद्यादेवी भंडारी जी। इसके अलावा नेपाल की दो खास बातें याद रखना, एक तो लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान और दूसरा माउंट एवरेस्ट। चलो अपन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, निम्न में से भारत के किस स्थान पर एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। हाँ देखो, ये याद रखना, ये एशिया का पहला है। तो एशिया का पहला है तो भारत का भी होना ही है, यानी भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो ये अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ध्यान रखना, ये खोला जाएगा पटना के अंदर। पटना कहाँ पड़ता है? पटना पड़ता है बिहार के अंदर। हाँ चलो, यहाँ अपन इस प्रश्न से संबंधित अपन कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। यहाँ जैसे एक अपने बिहार की बारे में बात कर रहे हैं, तो बिहार के वर्तमान में ध्यान रखना, बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री वो है सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी। और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बिहार के वर्तमान में राज्यपाल है, ध्यान रखना, फागू चौहान। फागू चौहान बिहार के वर्तमान में क्या है? राज्यपाल है। हाँ, अब अपन बात करते हैं कि ये भाई राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है क्या। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, आप इतना ही समझ लो, डॉल्फिन का संरक्षण करना। डॉल्फिन का संरक्षण करना। तो बात आई भाई, ये डॉल्फिन क्या है? ध्यान रखना, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। और डॉल्फिन की खास बात है, ये मुख्यतः मीठे पानी में पाई जाने वाली एक जंतु प्रजाति है। और ये डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? ये याद रखना, गंगा नदी का जो शुद्ध मीठा पानी है उसमें पाया जाता है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसे कब बनाया गया था? 2010 को। 2010 को डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था। तो हमारा यहाँ एक क्वेश्चन हो गया। देखो, एशिया का, इसका मतलब भारत का भी है कि भारत का और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? पटना बिहार के अंदर स्थापित किया जाएगा। हमने बिहार के वर्तमान में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी है, राज्यपाल फागू चौहान है। और इसके अलावा हमने डॉल्फिन के बारे में पढ़ लिया कि ये जो डॉल्फिन है, इस डॉल्फिन का जो मुख्य उद्देश्य है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि भाई डॉल्फिन का संरक्षण करना। और आपको मैंने बता ही दिया है कि 2010 के अंदर डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ नेक्स्ट देखो, ये जो अनुसंधान केंद्र है ये ध्यान रखना प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत स्थापित किया जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा आपको पता है कब हुई थी? 15 अगस्त 2020 को, यानी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, अपने भाषण में इन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की थी। हाँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको पता है कब बना? 1972 के अंदर। इस अधिनियम के तहत ये जो डॉल्फिन है, इस डॉल्फिन को सूची फेस्ट के अंदर डाला गया है। सूची फेस्ट के अंदर लुप्त प्राय जीवों की सूची में डाला गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्ट गंगेटिका।
प्लेटिनिस्ट गंगेटिका, याद कर लो। देखें डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्ट गंगेटिका। वैसे ये जो डॉल्फिन है ये याद रखना, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ये गंगा नदी का जो शुद्ध और जो मीठा पानी है उसमें पाई जाती है। इसीलिए इस डॉल्फिन को मुख्यतः क्या कहा जाता है? इसको गांगे डॉल्फिन भी कहा जाता है। गांगे डॉल्फिन यानी गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया। चलो एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? आपको पता है अभी मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया था, कुछ फेरबदल भी किया था, शिक्षा मंत्री नए बने गए थे केंद्रीय। तो आपको क्वेश्चन बताना है वर्तमान में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री कौन है। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। अपन अगले स्थान पर बात करते हैं। निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला अनाज एटीएम, अनाज यानी मैं इसको कह सकता हूं ग्रेन एटीएम। एटीएम तो आप जानते ही हो, एटीएम का मतलब क्या होता है? एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह है आपका ग्रेन एटीएम। याद रखना ये ग्रेन एटीएम भारत का पहला एटीएम ग्रेन एटीएम है। और ये कहाँ शुरू किया गया है? ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर शुरू किया गया है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। गुरुग्राम वर्तमान नाम है। आपको पता है गुरुग्राम का पहले नाम क्या था? गुड़गांव था। और गुड़गांव का ही वर्तमान में नाम क्या है? गुरुग्राम। हाँ, तो भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। अब बात आई भाई ये अनाज एटीएम है क्या? हाँ, एटीएम ये जिस प्रकार अपन एटीएम है, अपने पास एटीएम कार्ड होता है और एटीएम कार्ड को अपन जैसे एटीएम मशीन के अंदर डालते हैं तो ऑटोमेटिक उससे पैसे आ जाते हैं। सेम यही स्कीम यहाँ पर है। इसके अंदर भी क्या है कि जो एक कार्ड आएगा या इसके अंदर कार्ड आने की जरूरत नहीं है, जो बायोमेट्रिक मशीन होती है, बायोमेट्रिक मशीन होगी इस कार्ड के अंदर लगी हुई होगी। और उस बायोमेट्रिक मशीन के अंदर जैसे ही अपन टच स्क्रीन के द्वारा, टच स्क्रीन होगा एक तो इसमें टच स्क्रीन और प्लस क्या होगी? बायोमेट्रिक मशीन। बायोमेट्रिक मशीन तो आप जानते हो आजकल भी राशन डीलरों के पास खूब होती है, पॉस मशीनरी है। तो टच स्क्रीन के माध्यम से अपन बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर अपना टच करेंगे, कार्ड को स्कैन करेंगे और वैसे ये फिंगर से भी हो जाता है। तो फिंगर जैसे लगाएंगे, लगाते ही ऑनलाइन अनाज है वो बाहर आ जाएगा। याद रखना लगभग 1 मिनट के अंदर 7 केजी अनाज इससे आ सकता है। 1 मिनट के अंदर कितना आ सकता है? 7 केजी। इसका मतलब आप देख लो कि भाई 10 मिनट में 1 मिनट के अंदर आप याद करो 1 मिनट के अंदर लगभग 10 केजी अनाज आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर 10 केजी। तो फिर 7 मिनट में कितना हो सकता है? 7 मिनट के अंदर हो सकता है 70 केजी। तो 1 मिनट के अंदर 10 केजी अंदाज आ जाएगा। यानी आप इसको मोटा मोटी यूं समझ लीजिए कि भाई इसने जैसे ये जो अनाज एटीएम योजना है ये लॉन्च की थी हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है। हरियाणा के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत सिंह चौटाला। दुष्यंत सिंह चौटाला वर्तमान में हरियाणा के क्या है? उप मुख्यमंत्री है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? चलो यहां मैं बताता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री है वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। तो इस योजना का जो उद्घाटन है, इस योजना का जो शुभारंभ है वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने किया था। और इन्होंने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है ये अनाज जो है खाद्य निर्माण विभाग के अंदर आता है, खाद्य विभाग के अंदर आता है, खाद्य आपूर्ति विभाग। और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के वर्तमान में मंत्री कौन है? दुष्यंत सिंह चौटाला। इसलिए इन्होंने इसका क्या किया है? शुभारंभ किया है। और उन्होंने क्या कहा? दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि भाई मशीन के ऊपर अंगूठा लगाओ और अनाज लाओ, अनाज ले
ये इन्होंने कहा था, यानी जैसे अपन बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर जैसे अंगूठा लगाएंगे, अंगूठा लगाते ही अनाज प्राप्त हो जाएगा। और ध्यान रखना, 1 मिनट के अंदर लगभग 10 kg तक इस मशीन से अनाज प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे देश का पहला ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम कहाँ प्राप्त हुआ है, यानी कहाँ प्रारंभ किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर शुरू किया गया है। चलो इस प्रश्न से रिलेटेड अपन अगली चीजें पढ़ लेते हैं कि ये जो योजना शुरू की है यूएनओ के WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है। ध्यान रखना, यह योजना यूएनओ के WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है। और ये जो मशीन है ग्रेन एटीएम है, इसके कुछ अन्य नाम भी है, याद कर लो। ऑटोमेटिक मशीन, या कह सकते हैं मल्टी कोमोडिटी मशीन, या कह सकते हैं ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। जो ग्रेन एटीएम है इसके कई अन्य नाम भी है। हाँ, यहां देखो, अभी अपन ने इसका प्रश्न का जो उत्तर था वो था गुरुग्राम हरियाणा। तो मैं गुरुग्राम से संबंधित एक बड़ा अच्छा प्रश्न बताता हूं कि गुरुग्राम के अंदर देखो, भारत के अंदर एक ही अंतरराष्ट्रीय संगठन है और वो कौन है? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सोलर संगठन। तो अंतरराष्ट्रीय सोलर संगठन का जो मुख्यालय है वो याद रखना गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। हाँ, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2015 को, पेरिस फ्रांस के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। देखो, स्थापना तो हुई थी 2015 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। और यहाँ बात है कि इसका मुख्यालय गुरुग्राम में हो गया। अब अपन बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सोलर संगठन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। देखो, काफी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भारत के अंदर किसी एक ही अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है। तो इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक है अजय माथुर। अजय माथुर वर्तमान में इसके क्या है? महानिदेशक है। और ध्यान रखना, इसके अंदर कुल 124 देश हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, देखो, इसकी स्थापना तो हुई थी 2015 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था जनवरी 2016 को। तो ये अपन इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर से संबंधित इन 10 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। और जुलाई के जो अन्य करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप जुड़े रहिए PR सर नॉलेज चैनल से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।